नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। यमदूत की यह कहानी अगर आप सुनोगे तो जीवन में कभी भी चिंता नहीं सताएगी। जो लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनका हर दुख मिट जाएगा, हर चिंता का समाधान हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को सुनकर आप अपने आप को बिल्कुल सुखी महसूस करेंगे। महाकाल ने जो ये बात बताई है, यमदूत ने जो आपको बात बताई है, इस बात को हमेशा अपने पल्ले बांध लेना। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप किसी बात को पूरा नहीं सुनते तब तक आपको उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उसका अधूरा ज्ञान आपका समय आने पर साथ छोड़ देता है। और कहा भी गया है कि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक और रोचक यह कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। उस पंडित ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, मैं अपने बचपन के एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। उससे मिले बहुत समय हो गया और इसी आशा को लेकर, इसी बात को सोचकर एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। प्यारे दर्शकों, उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, किंतु उसके मित्र का गांव बड़ी दूर था। उसके मित्र के गांव में जाते समय कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में अपने मित्र से मिलने के लिए रास्ते पर चला जा रहा था। रास्ते पर चलते चलते तभी उसे एक आदमी मिल गया और पंडित भी सोचने लगा कि चलो अच्छा हुआ कि इसका साथ हो गया, सफर जल्दी कट जाएगा। वह व्यक्ति भी उस पंडित के साथ चल पड़ता है। प्यारे दर्शकों, रास्ते में चलते चलते पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बड़ा अजीब लगा कि यह कैसा नाम है। महाकाल नाम तो कुछ और होता है, किंतु पंडित ने इस नाम के विषय में उससे कुछ भी नहीं पूछा। उसे लगा कि कहीं यह बुरा ना मान जाए। इस बात को सोचते हुए वे दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। प्यारे दर्शकों, तभी रास्ते में एक गांव आ जाता है। तो महाकाल ने उस पंडित से कहा कि पंडित जी, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा सा एक काम है, किसी व्यक्ति को एक संदेशा देना है, मैं तुम्हें आगे मिलता हूं। प्यारे दर्शकों, पंडित ने कहा कि ठीक है, और इतना कहकर पंडित जी तो आगे चल दिए और वह महाकाल नाम का व्यक्ति उस गांव में चला गया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी देर के बाद महाकाल उस पंडित जी के पास वापिस आ जाता है।
प्यारे दर्शकों, फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, उसमें रहने की व्यवस्था भी थी, अच्छा इंतजाम किया गया था और पंडित के मित्र का गांव भी वहां से काफी दूर था। अब पूरा दिन चलते चलते रात्रि भी होने वाली थी और चलते चलते वे थक भी गए थे। प्यारे दर्शकों, पंडित ने महाकाल से कहा कि भाई, रात होने वाली है, शाम ढल चुकी है और पूरा दिन चलते चलते थकान लग रही है और मुझे कुछ भूख भी महसूस हो रही है। हम यहीं पर भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्यारे दर्शकों, महाकाल ने कहा कि पंडित जी, आप तब तक आराम करें, मुझे इस गांव में किसी व्यक्ति को कोई जरूरी सामान देना है। तुम यहाँ पर खाना खाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, तब खाना खा लूंगा। प्यारे दर्शकों, इतना कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसके जाते ही कुछ देर के बाद उस गांव में बड़ी तेजी से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित जी ने आश्चर्य के साथ सोचा कि यह महाकाल जब भी जाता है और जहां भी जाता है वहां किसी न किसी प्रकार की हानि जरूर हो जाती है, वहां पर कोई न कोई नुकसान जरूर हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। प्यारे दर्शकों, सूर्य उदय हुआ, सुबह दोनों ने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद फिर एक गांव और आ गया। फिर से महाकाल ने पंडित से कहा कि आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपको मिलता हूं, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम करके आपसे आगे मिलूंगा। और इतना कहकर महाकाल वहां से जाने लगा। किंतु इस बार पंडित जी आगे नहीं गए, उनको शक था महाकाल पर। वही खड़ा होकर महाकाल को देखते रहे कि वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। प्यारे दर्शकों, तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और वह मर गया। थोड़ी देर बाद महाकाल फिर पंडित के पास आ जाता है, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? प्यारे दर्शकों, महाकाल ने उत्तर दिया कि पंडित जी, आप तो मुझे बड़े ज्ञानी मालूम होते थे, मुझे लगता था कि आप तो बड़े ही विद्वान हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। प्यारे दर्शकों, पंडित जी ने जवाब दिया कि मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप अपना परिचय दें तो मुझे शंका नहीं होगी। इतनी बात सुनकर महाकाल ने जवाब दिया कि पंडित जी, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करने आया हूं जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। प्यारे दर्शकों, पंडित जी को पहले से ही इस बात की शंका थी और फिर महाकाल के मुंह से सुनकर तो पंडित घबरा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है?
आगे किसकी मौत होने वाली है, तुम किसके प्राण हरने वाले हो। उस यमदूत ने जवाब दिया कि पंडित जी, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। उसकी मृत्यु की वजह तुम्हारी वजह से होगी। यह बात सुनकर पंडित डर गया, सहम गया कि मेरी वजह से मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। पंडित सोच में पड़ जाता है कि यदि वास्तव में वह यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी। मेरे कारण मेरे बचपन के दोस्त की, मेरे सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। प्यारे दर्शकों, पंडित जी इतना सोच ही रहे थे, महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। जो कुछ भी पहले से लिखा हुआ है वह तो होकर ही रहेगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और अगले कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में वह नियति घटित होने वाली है। तुम्हारे मित्र की मृत्यु होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बात सुनकर पंडित जी को झटका सा लग जाता है, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच में यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इसलिए पंडित जी वापस पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और अपने गांव की ओर जाने लगते हैं। परंतु जैसे ही पंडित जी वापस मुड़े, उनको पीछे दिखाई देता है कि उनका मित्र जिनसे वो मिलने के लिए जा रहे थे वह उसकी ओर आ रहा है। वह पंडित जी को देखकर बड़ा ही खुश था। अपने मित्र को आने की, अपने मित्र से मिलने की इस प्रकार की खुशी को देखकर पंडित जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिस गति से वह आ रहा था, उस गति को देखकर पंडित जी को लगा कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है। प्यारे दर्शकों, आपको बताया गया कि वह बचपन से गूंगा था और एक पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो वह पंडित के पास पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित जी को आवाज दे पाया। लेकिन जैसे ही वह पंडित जी के करीब पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होते ही पंडित हक्का भक्का हो गए, एकदम सहम जाते हैं और आश्चर्य से महाकाल की ओर देखने लग जाते हैं। जैसे ही वह पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या हुआ, पंडित जी के मन में विचार आया कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तभी महाकाल पंडित जी के मन की बात समझ गए और कहने लगे कि पंडित जी, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज है और गूंगा है। वह तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी तुम तक पहुंचने में, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती और ज्यादा ताकत लगने के कारण हृदय आघात हो गया। इसी कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए, अपनी संपूर्ण ताकत लगाते हुए वह तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। प्यारे दर्शकों, अब पंडित जी को विश्वास हो गया था कि सचमुच यह महाकाल एक यमदूत है और उसका काम जीवों के प्राणों को हरना है।
पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे, बड़े ही समझदार थे। प्यारे दर्शकों, पंडित जी ने यह पता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित जी के मन में ख्याल आया अपनी मृत्यु के बारे में जानने का, कि यमदूत से पूछ लिया जाए कि मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी और कब होगी। इसलिए उसने महाकाल से पूछा कि जब मेरे मित्र की मृत्यु होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने कहा कि पंडित जी, मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर समय चलता रहता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते। उनके पास इतना समय नहीं होता अपनी समस्याओं के अलावा किसी दूसरी बात पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर, दूसरी घटना पर सोचने, समझने और देखने का समय नहीं होता। पंडित जी ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। प्यारे दर्शकों, उस यमदूत ने कहा कि पंडित जी, किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ज्ञानी व्यक्ति हो, तुम मुझे विद्वान प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि आज से 6 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु आज के दिन ही होगी। किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम स्वयं खुशी से उस मृत्यु को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगता है, क्योंकि उस यमदूत का पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं बचा। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति संस्कार करके अपना गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसे जब अपनी मृत्यु की बात पता चलती है तो दुखी होता है और मृत्यु से बचने के लिए हजारों लाखों उपाय करता है। और यही काम पंडित जी ने भी किया। पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उस राज्य के राजा तक थी, सभी उसे जानते थे। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास बहुत सारे ज्ञानी मंत्री हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित कोई समस्या का हल निकाल लेंगे। पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है और उसने वहां जाकर राजा को सारा हाल सुना दिया। राजा ने यह बात मंत्रियों को बताई, उनसे सलाह मांग ली और अंत में सभी ने विचार करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु होगी ही नहीं। मंत्रियों की यह सलाह राजा को ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में कर दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को मिलने भी नहीं दिया जाता था। किंतु पंडित को पूर्ण आजादी थी कि कहीं भी आ जा सकता है, ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। प्यारे दर्शकों, पंडित डर के कारण स्वयं कहीं नहीं जाता था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होने वाली थी। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था।
इसलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि जल्दी से रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए और उसकी मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बड़ी भारी बीमारी थी। पंडित जी नींद में चलते थे, किंतु इसके बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था कि वह नींद में चलता है। राजा के किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और जेल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह से उसकी पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाता है। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजमहल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे कुछ नहीं कहा, ना ही कोई पूछताछ की और ना ही किसी प्रकार से रोका। सभी लोग रात के आखिरी पहर होने के कारण नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच जाता है और जहां राजा रानी सो रहे थे वहां पंडित भी जाकर सो जाता है। प्यारे दर्शकों, सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पंडित को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन ये सब सुनने वाला वहां पर कौन था? प्यारे दर्शकों, राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। राज दरबार में आते ही राजा ने पंडित को देखा और क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर राजा ने उस पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। अब फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप जाता है और फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि राजन, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे आया और यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरी मृत्यु आज निश्चित थी और अब सच होने जा रही है। इतनी बात सुनते ही राजा को यह बात बड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि आज तुम्हारी मृत्यु होगी? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने यमदूत से मिलने की कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में और रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी। उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए यमदूत और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है तो आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है। जैसा भी तुम्हें यमदूत ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। अगर तुम्हारी बात सत्य है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर यही बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। प्यारे दर्शकों, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत सैनिकों को दूसरे राज्य में भेजा और राजा को पत्र लिखा और पंडित जी की इस बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। सभी सैनिक शाम तक पत्र लेकर आए और उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जी जो कह रहे हैं वह पूर्ण सत्य है।
दूसरे राज्य के राजा ने पंडित के रहने के लिए अपने महल में व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित जी राजमहल में ही रहते थे और कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे। और इसके बाद इस राज्य में यह कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी। इसलिए अगर दंड फांसी नहीं दी जाए, राजा के हुक्म का अपमान हो जाएगा, और अगर फांसी दे दी जाए तो बिना वजह से पंडित जी की मृत्यु हो जाएगी और इसका पाप राजा को लगेगा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित जी को कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रहेगा, आपके हुक्म का भी मान रह जाएगा, और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी, उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा होगा। प्यारे दर्शकों, पंडित को भी यही विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। जैसा कि महाकाल ने कहा था, जैसा कि यमदूत ने कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले अपना काम कर गया। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग हैरान थे कि पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानियां बरते, कितना भी उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। प्यारे दर्शकों, इसलिए भगवान ने हमें भविष्य के जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सके, अच्छी तरह से जी सके, चिंता मुक्त होकर जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने यमराज से, यमदूत से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता, तो 6 महीने राजा की कैद में डर डर कर जीने के बजाय अच्छी तरह से सुखपूर्वक बेहतर तरीके का जीवन जीता। तो प्यारे दर्शकों, हम जो भी चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं कि कल ये होगा, ये नहीं होगा, और इसी बात को लेकर हम चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। किंतु प्यारे दर्शकों, होना वही है जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो नियति ने तय किया हुआ है। भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता है। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।